अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। फौरी इंतखाबात की तारीख ना मिलने का दुख या नवंबर करीब आने की परेशानी, हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। आखिरी कॉल देने की दर्जनों धमकियां, अगर मगर की सियासी डगर पर मसलहत कोशी इख्तियार करते हुए इमरान खान ना तो नरम दमे गुफ्तगू हैं और न गर्म दमे जस्तजू, बल्कि खौफ के पहरे में कभी एक्स और वाई तो कभी न्यूट्रल्स जैसी तशबीहात और इस्तारों का सहारा लेते हैं। गुज़श्ता रोज चकवाल की सियासी पिच पर इमरान खान के बाउंसर्स का जवाब आज मरियम नवाज ने शहर इक़्तिदार में खड़े होकर दिया। उन्होंने ना कोई गेंद लेफ्ट की और ना ही बीट हुई, गेंद को उठाकर ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। इमरान खान के सियासी बाउंसर्स का आज मरियम नवाज ने किस अंदाज में जवाब दिया है, जरा आपको दिखाता हूं। बुत को तोड़ दो। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है आपको डराने वाले? अपने लोगों को वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो, कि अगर मैं वहाँ सामने खड़ी होती तो मैं ये सवाल करती, आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको धमकाए? टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब, हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती, लेकिन हमने फेस किया। 2 महीने बाद हमारा इनकलाब फौत नहीं हो गया। इमरान खान अपने पैर पे खड़ा होके इस मुल्क की क़यादत पे पहुंचा था तो अपने पैर पे खड़ा होके पहुंचा था। वो किसी एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी के अंदर नहीं पाला गया था। जलसों में खड़े होके आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पांव पड़ जाएं, ये नहीं हो सकता। डाकू भी है, मफरूर भी है, बुज़दिल भी है। क्या ये आर्मी का चीफ ये सिलेक्ट करेगा? मेरे पसंद का चीफ अपॉइंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो मलाइन कर दूंगा, तो मैं सबके चेहरे दागदार कर दूंगा। जहां इमरान खान खौफ के बुतों को पाश करने का मशवरा दे रहे हैं, वहीं मरियम नवाज ने इमरान खान को खौफ के तमाम बुतों को तोड़ते हुए जब ये कहा कि नाम क्यों नहीं लेते, तो मुझे मशहूर शायर जॉन एलिया मरहूम याद आ गए। जॉन एलिया ने इस बारे में क्या खूब कहा था, आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेते। गुज़श्ता रोज इमरान खान सियासी विकेट पर जमहूरियत के चैंपियन बनने का दावा करते हुए फरमा रहे थे कि वो 2018 में अपने पैरों पर खड़े होकर हुकूमत में आए हैं। तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए इमरान खान और उनकी जमात के रहनुमाओं के माजी करीब के बयानात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जरा सुनिए कि जिस वक्त इमरान खान में आए तो उस वक्त किसके पैरों पर खड़े थे। हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। इमरान खान के क्रेडिट पर एक बात जरूर आती है कि वो जो कहते हैं उस सब की तरदीद खुद उन्हीं के माजी के बयानात से मिल जाती है। आज वो जो कुछ कह रहे हैं इसके पीछे क्या हिकमत अमली, दानिश या फहमो फरासत पोशीदा है। इमरान खान के जारहाना बयानात के बाद कल पीडीएम सरबरा और जमीयत उलमा इस्लाम के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को शदीद अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान सबको चोर चोर कहता है, ये तो बैनुल अक़वामी चोर साबित हुआ है, ये इम्पोर्टेड चोर है, इसका मुहासबा के साथ ही अहम फैसलों और तैनातियों से मुताल्लिक वो क्या कह रहे थे वो भी आपके सामने रखते हैं। उसकी सियासत निमट चुकी। चंद दिन के लिए जिस तरह एक जख्मी तड़पता है तो वो आखिरी तड़पना हो तो उसका हक है, उसके कोई मसला नहीं है। न हम उससे मरूब हैं, न उसको हम ये हक देना चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ की तकर्री में किसी किस्म की मुदाखलत कर सकेगा। इम्पोर्टेड चोर है, इसका मुहासबा होना चाहिए। अभी तक उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, मैं खुद अपनी हुकूमत से शाकिल हूँ कि वो इस तरह डील क्यों दे रहे हैं ऐसे मुजरिम को। चेयरमैन पीटीआई अपने इस बयान के बाद खासी तनकीद की जद में है और पार्टी में भी उनके बयान के बाद से खासी मुश्किल दिखाई देती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इमरान खान बयान देते हैं जिसके बाद पार्टी तर्जुमानों को उनके बयान को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तो जलसे में बातें कर दी, लेकिन उनके पार्टी अरकान अब उनके बयान की वजाहतें दे रहे हैं। कल फवाद चौधरी ने एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के बयान की वजाहत देते हुए कहा कि हम फौज से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इमरान खान की तकरीर का एक पस मंजर है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा गया कि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएगा। फवाद चौधरी का कहना है कि इस वक्त ISPR को खुद खुर्रम दस्तगीर को शटअप कॉल देनी चाहिए। अब ऐसे में सवालात तो बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि वो कौन से लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कॉल्स कर रहे हैं। अगर मिस्टर एक्स और वाई कॉल्स कराते तो ये मिस्टर एक्स वाई कौन है? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उनका नाम लेने से कतराते क्यों हैं? सवाल तो ये भी उठता है कि नामालूम कॉल्स खुद इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनके सियासी मुखालिफिन को भी की जाती थी। कई सहाफ़ी भी इन कॉल्स के निशाने पर आए। अगर इमरान खान अब अपने कारकुनान के कॉल्स करने वालों का नाम लेने से कासिर है तो अपने दौरे हुकूमत में की जाने वाली नामालूम कॉल से बाखबर होंगे। तो तब तो इन किरदारों के नाम से पर्दा उठाते जिनके जरिए से वो सियासी मुखालिफिन, मीडिया कारकुनान और दीगर को धमकी आमेज कॉल्स करवाते थे। और आप जो कुछ कह रहे हैं, क्या
किसी खास टारगेट पर हैं, क्या टारगेट है, क्या हदफ है जिसको अचीव करना चाहते हैं, बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुहेल वड़ाइच साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इमरान खान की जारे मिजाजी और ये जो मज़ामती रवश है, ये कोई फ्रस्ट्रेशन है या आप समझते हैं कोई पॉलिटिकल प्लानिंग का हिस्सा है? मेरा ख्याल है कि सिर्फ फ्रस्ट्रेशन तो नहीं हो सकती, इसके पीछे डेफिनेटली उनकी कुछ सियासी हिकमत अमली है और वो ज़ाहिर है दबाव रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अदारों के ऊपर, उनके फ़ैसला साजी के ऊपर दबाव रहे, इसलिए वो पब्लिकली हर रोज़ स्टांस, उनको पता है कि इससे अदारे नाराज़ भी हो रहे हैं, लेकिन शायद इसके बावजूद वो अपना दबाव जो है वो कायम रखना चाहते हैं। ये जो हार्ड स्टांस या हार्ड लाइन इमरान खान साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम ले रहे हैं और यूँ लग रहा है कि जैसे सियासी पिच पर अब फाइनल राउंड खेलने का फैसला कर लिया है, वक्त कितना अहम है? मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली उनको ये पता है कि अब बहुत मुश्किल हो गया है उनका मुतालबा मानना अर्ली इलेक्शन का, इसलिए वो उतने ही सख्त होते जा रहे हैं। जितना पहले ये आसान था कि शायद इस साल इलेक्शन हो जाए, लेकिन सैलाब के बाद ये बहुत ही मुश्किल हो गया और अब शायद कोई भी तैयार नहीं होगा इलेक्शन के लिए, ना कोई इसके मुज़ाकरात के लिए। खान साहब के लिए ये उतने ही ज़रूरी हैं। उसकी वजह यह है कि खान साहब को पता है कि अगर हुकूमत को मौका मिलता रहा, इकनॉमिक कुछ बेहतरी आ गई, कुछ हालात उन्हें और मिल गए, तो शायद इमरान खान साहब की जो ये मौजूदा मकबूलियत है ये उतनी बरकरार ना रहे। खान साहब ने अपने पार्टी के लोगों से बात करते हुए कहा कि अगर फौरी तौर पर यानी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस अनाउंस नहीं होते तो फिर अगले इंतखाबात में हुकूमत बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये किन बेसिस पर, ये किन ग्राउंड्स पर उनको ये खदशा है कि अगर अभी फौरी तौर पर इंतखाबात नहीं होते तो फिर नेक्स्ट इलेक्शंस में तो हुकूमत भूल ही जाए? देखिए, गुजारिश है ना कि जो मकबूलियत होती है ये एक हवा की तरह होती है जो आती जाती रहती है। कभी मकबूलियत आप अरूज पे पहुंच जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। ज़ाहिर है आपसे गलतियां भी होती हैं, लोग भी ये नोट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की परफॉर्मेंस भी है। फ़र्ज़ करें हुकूमत अपनी इकनॉमिक जो मामलात हैं उसमें कुछ बेहतरी ले आती है, लोगों को कुछ रिलीफ़ दे देती है, लोग कुछ कंफर्टेबल फ़ील करना शुरू कर देते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी मकबूलियत बढ़ेगी। उनकी मकबूलियत जब हुकूमत की बढ़ेगी तो इमरान खान की कम हो जाएगी। तो ये इस चीज़ का ख़तरा तो है। दूसरा इसके अलावा ये है कि अभी गवर्नमेंट ने अपनी कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं शुरू की। ज़ाहिर है जब वो कैंपेन शुरू करेंगे तो वो भी अपना एक बयानिया बनाएंगे और उस बयानिए के भी अपने असरात होंगे और वो असरात भी आवाम पर पड़ सकते हैं। नहीं सुहेल वड़ाइच साहब, इकोनॉमिक ग्राउंड पे तो हुकूमत उस तरह से परफॉर्म करती हुई दिखाई नहीं दे रही और हुकूमत से ये बैद नहीं है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर शायद आवाम के लिए दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। अभी खान साहब इस खदशे का इजहार भी करते हैं कि जो अहम तैनाती या तकर्री है वो इस हुकूमत को नहीं करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये इन द बैक ऑफ हिज माइंड ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ये खदशा है कि अगर ये हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे चलना इमरान खान साहब के लिए? जी हाँ, ये मुश्किल तो है। खान साहब यही इसीलिए तो जनरली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वो चाहते थे कि नवंबर में तकर्री वो करें और अपनी मर्ज़ी की करें, और उन्हें ये डर है कि अगर उनकी मर्ज़ी का बंदा ना आया या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बंदा आ गया तो डेफ़िनेटली वो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आइंदा आने वाले दिनों में। वो इससे डरते हैं, लाज़मन खौफज़दा हैं। ये खौफ बढ़ क्यों गया है? क्या नवंबर में होने वाले फ़ैसले से मुताल्लिक को हतमी तौर पर मुशावरत मुकम्मल हो गई? अब मेरा ख्याल है उन्हें ये पता चल गया है कि अब वो अपॉइंटमेंट अब ना इलेक्शन हो सकते हैं, ना ये अपॉइंटमेंट वो कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट तो अब गवर्नमेंट ही करेगी, यानी शहबाज शरीफ ही करेंगे। वो अपने भाई के मशवरे से करते हैं, पीडीएम के मशवरे से करते हैं, वो क्या करते हैं, लेकिन फ़ैसला बहरहाल शहबाज शरीफ ही करेंगे। यानी इमरान खान साहब के गमो गुस्से के पीछे एक वजह यह भी है कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट शहबाज शरीफ साहब करेंगे और यकीनन प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक भी है जिसको वो एक्सरसाइज करेंगे। इमरान खान साहब के लिए इतनी इनसिक्योरिटी क्या है इस मामले के ऊपर से? जब कॉन्स्टिट्यूशनल ये प्राइम मिनिस्टर का राइट है तो इमरान खान साहब को डर क्या है? उनको देखे उन्होंने देखा है कि एक पेज पर होने से क्या फ़ायदा होता है। जब फ़ौज और वो एक पेज पर थे उनको क्या क्या बेनिफिट्स थे वो ख़ुद अब उन्होंने बताया है कि मैंने असम्बली में लोगों को पूरा करना होता था तो मैं एजेंसियों से कहता था बंदे पूरे कर दें, तो वो बंदे पूरे कर देते थे। कोई भी मुश्किल होती थी वो उनसे कहते थे।
अब ज़ाहिर है उनको ये फैसिलिटी हासिल नहीं है, तो इसलिए वो ये मिस करते हैं और वो समझते हैं कि अगर उन्हें ये फैसिलिटी ना मिली तो उनका हुकूमत चलाना या अपोजिशन भी चलाना मुश्किल होगा। तो फिर सुहेल भट्टाचार्य साहब, धमकी किस चीज़ की है? धमकी या इंतबा ये है कि आप छोड़कर किसी को मेरे साथ आ जाए? वो समझते हैं कि मैं पॉपुलर हूँ, मेरे साथ लोग हैं और मैं इन लोगों की मदद से लॉन्ग मार्च करूँगा, प्रोटेस्ट करूँगा, हुकूमत को चलने नहीं दूँगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका अभी तक। उनकी ये जो धमकियाँ हैं ये गीदड़ धमकियाँ हैं, अभी तक वो हुकूमत की वर्किंग को रोक नहीं सकते। हुकूमत उसी तरह चल रही है, अपने परफॉर्म कर रही है और उनको जो अदारे हैं उनका तावन भी हासिल है। अच्छा, मेरा अगला सवाल भी यही था कि क्या इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जैसे खान साहब के दौर में सेम पेज पे थी, क्या आज भी सेम पेज पे? जी, मेरा ख्याल है उनको तावन हासिल है और इसी तावन से हुकूमत जो है वो चल रही है। तो फिर हुकूमती लोग ये तासुर क्यों देते हैं कि खान साहब अभी भी किसी के लाडले हैं? मेरा ख्याल है कि शायद कोई एक उनसत तो है ना जो खान साहब को पहले लाया था या खान साहब को उसने इतना मकबूल बनाया और उसके लिए की, वो उनसर मौजूद है। वो कहीं रिटायर्ड हैं, कहीं पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन मौजूद तो है वो उनसर, फैमिलियों के अंदर मौजूद है, तो उसके असरात तो मौजूद है ना। सुहेल साहब, आप बड़े बाखबर हैं, आपकी लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई। ये जो पर्टिकुलरली इन रीसेंट टाइम्स रिसेंटली मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब से, उस पर क्या इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं? फैसले तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है एक तो ये हुआ है कि भाई अर्ली इलेक्शन वाला मुतालबा नहीं मानना, ये तो उन्होंने ओपनली कह भी दिया है। और बाकी मेरा ख्याल है कोई इकनॉमिक फ्रंट पे ज़रूर बात हुई होगी, क्योंकि इसहाक डार साहब भी बैठे थे और उनकी मौजूदगी में ये हो नहीं सकता कि इकानमी पे बात ना हो। तो इकानमी पे मैंने जब गया था तो मियां नवाज शरीफ कोई मुतमिन नहीं थे इकनॉमिक फ़ैसलों से, तो मेरा ख्याल है उस पर ज़रूर बात हुई होगी। क्या उसका नतीजा निकलता है ये मुझे नहीं पता। क्या अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से नाराज़गी का इजहार किया होगा इकॉनमी को लेके और बाकी जिस तरह से कार्य सरकार चलाए जा रहे हैं? डेफिनेटली अपने कंसर्न का इजहार तो किया होगा और ज़ाहिर है मरियम भी उसका कंसर्न का इजहार करती है बिजली के बिलों पे और जो ओवरऑल महंगाई है इस पे सारे ही परेशान हैं। क्या हुकूमत, क्या आवाम, क्या मरियम, क्या नवाज़ शरीफ, किसी को भी कोई भी मुतमिन तो नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब को ये भी बता दिया गया है कि आपने नवंबर से लेट नहीं करना। क्या नवंबर से लेट नहीं करना? इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट सर नवंबर में, क्योंकि अभी यही बताया जा रहा है। नहीं, वो तो ज़ाहिर है नवंबर में होनी, वो तो होनी है, उसके तो मफर नहीं है, वो तो आपको फ़ैसला करना पड़ना है लाजमन नवंबर के अंदर। और ज़ाहिर है उसके मशवरे शुरू हो गए हैं और वो मशवरे जो हैं आपस में उनका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। और नवाज शरीफ साहब का दिया हुआ मशवरा इस ज़मन में वो कितनी अहमियत का हामिल है? बहुत अहमियत का अमल होगा, मेरा ख्याल है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो क्या यही वजह है सर कि इमरान खान साहब काफ़ी डरे हुए हैं, परेशान हैं? और गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज़ साहिबा ने एक ट्वीट भी की और ये कहा कि देखिए मुखालिफिन जिस नवाज़ शरीफ साहब को बहुत दीवार से लगाते थे, आज वही नवाज़ शरीफ वहाँ बैठकर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब दे रहे हैं। तो यही डर है इमरान खान साहब का, ये जो सियासी नक्शा तरतीब दिया जाएगा कल को इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। यानी ये सियासी नक्शा लंदन में तरतीब दिया जा रहा है? जी डेफिनेटली, इसीलिए गए हैं शहबाज शरीफ के, उनके पास बैठ के डिस्कस किया होगा आगे कौन कौन से फ़ैसले करने हैं, क्या क्या डिसीजन लेने हैं। ज़ाहिर है ये सारे इत्तेहादियों के कंसर्न भी बताए होंगे, इत्तेहादी क्या चाहते हैं, वो क्या मशवरे दे रहे हैं, ये भी मशवरा किया होगा। अच्छा, एक और तजवीज़ भी हमने देखी और वो तजवीज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से आई। चंद और लोगों ने कहा कि पार्लियामान को भी 1 साल की एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। तो आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई इलेक्शन से मुतालिक भी उन्होंने को बात की होगी कि नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शंस ड्यू हैं वो अपने वक्त पर होनी चाहिए या तौसीह दे देनी चाहिए पार्लियामान को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल तो इतना दबाव है इमरान खान का कि तो अगर वक्त पर ही हो जाए तो बड़ी हुकूमत के लिए बड़ा रिलीफ है। उससे आगे 1 साल की तौसीह बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन होगा। इतना दबाव है, रोज़ वो जलसे कर रहे हैं, रोज़ मुतालबा कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं लगता।
अच्छा सुहेल भाई साहब, ये फैसला तो हो गया, लेकिन इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक काबिल अमल है? क्योंकि इमरान खान साहब अब लग ये रहा है कि ही इज़ एट द वर्ज ऑफ गिविंग कॉल, जिस कॉल की बार बार बात कर रहे हैं, अब वो कॉल बस आई कि आई। अगर वो कॉल आती है तो हुकूमत के लिए कितना ख़तरा होगा? ज़ाहिर है परेशानी तो होगी हुकूमत के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो निपट लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा चैलेंज होगा कि इससे हुकूमत गिर जाए। हुकूमत गिरने का इम्कान नहीं है। दबाव तो ज़ाहिर है पड़ता है, चाहे एक छोटा सा जुलूस भी हो उसका भी दबाव होता है, उसकी भी आवाज़ होती है, और वो तो काफ़ी जलसा होगा, बड़ा होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसका ये इम्पेक्ट ऐसा होगा कि हुकूमत गिर जाए या हुकूमत घुटने टेक दे, ऐसा नहीं मुझे लगता। जो पंजाब में सियासी तब्दीली की बात हो रही है, वो इसी कॉल से निपटने की कोई काउंटर स्ट्रैटेजी? मुझे नहीं लगता कि कोई हुकूमत कोई तब्दीली आ रही है पंजाब में। देखें, कौन रिस्क लेगा कि 10 बंदों का एक ग्रुप जो है वो पीटीआई से टूटे और फिर वो नायली की तरफ भी जाए और फिर वो अगला इलेक्शन भी हार जाए। तो मुझे नहीं लगता, फ़िलहाल मेरा ख्याल है यही सेटअप रहेगा। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं कि हमारे साथ 10-15 लोग राब्ते में हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि काफ लीग के लोग चौधरी शुजात साहब से मिले, और इस तरह की इसको स्पेकुलेशन समझा जाए, र्यूमर समझा जाए, ये अफवाहें हैं जो उड़ाई जा रही? अफवाहें हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत है या जूस है या ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। किस तरह से हो सकता है मुझे कोई सूरत नज़र नहीं आती। कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई कोर्ट का डिसीजन ऐसा नहीं है जो इनके हक़ में आ सके। और इसी तरह जैसे मैंने कहा, कौन ये रिस्क लेगा कि वो पहले बगावत करे, बगावत करके फिर नायल हो जाए, नायल हो के फिर वो जाके इलेक्शन लड़े, जब इलेक्शन लड़े तो फिर इलेक्शन में इस वक्त पॉपुलैरिटी जो है पीटीआई की है तो वो फिर हार जाए। तो ऐसा रिस्क लेने को कौन तैयार है? तो ये सेटअप अगर इसी तरह से चलता रहेगा पंजाब के अंदर, तो आप समझते हैं कि खान साहब को कॉल देने में, लोगों को निकालने में, इस्लामाबाद तक ले जाने में काफ़ी सहूलत तो होगी फिर? हाँ, ये उस वक्त एक चैलेंज होगा कि एक तरफ हुकूमत पंजाब होगी और दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट होगी। फेडरल गवर्नमेंट की तो अपनी कोई फोर्सेस भी नहीं है, तो ये एक चैलेंज होगा। लेकिन देखें, इसका मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बगावत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट होने देगी कि मुल्क के ख़िलाफ़ ही बगावत जो है वो हो जाए, कि सारे सूबे जो हैं, यानी 2 सूबे अगर रुख कर लें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, तो मेरा नहीं ख्याल कि फेडरल गवर्नमेंट बच सकती है। लेकिन सूबों को नहीं करना चाहिए, ये इसको हुकूमती सतह पे नहीं होना चाहिए, गैर हुकूमती सतह पे ही होना चाहिए। ये डिसीजन चौधरी परवेज़ इलाही ले सकते हैं जो मुख्तदिर हलकों के बड़ा करीब समझे जाते हैं, और कहा यह जाता है कि वो ब्रिज का रोल भी प्ले करते हैं इमरान खान और मुख्तदिर इदारों के दरमियान। जी, मेरा ख्याल है कि वो इसमें रोल अदा करेंगे। जी ठीक। अच्छा सुहेल भाई साहब, अब लंदन में यकीनन जब शहबाज शरीफ साहब से बात हुई होगी तो नवाज साहब ने ये रिजर्वेशन या कंसर्न भी शो किया होगा कि वो अभी तक वहाँ बैठे हुए हैं, मतलब उनके ग्रीन सिग्नल, उनकी वापसी की राह हमवार करने से मुतालिक अब तक कितनी पेशरफ्त हुई है। तो क्या ये कंसर्न रखा हुआ होगा प्राइम मिनिस्टर के सामने, और आपकी क्या इत्तलात हैं कि उनकी वापसी के लिए कोई राह? जी रखा होगा, और लेकिन वो तो देखें मेरा ख्याल है कि वो मामला तो अदालतों में फंसा हुआ है। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी बेबस लगते हैं कि किस तरह से जो है वो बग़ैर उसके बग़ैर तो नहीं, अदालतों के बग़ैर, तो अदालतों को अपील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब भी और नवाज़ शरीफ साहब भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो इससे जो है वो अदालतों के ज़रिए रिलीफ लेंगे, इसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं है। आज भी मरियम नवाज़ साहिबा एवनफील्ड रेफरेंस केस में जो अपीलें लगी हुई हैं उसमें पेश हुई हैं, और उसमें अदालत की तरफ से रिमार्क्स है, नैब फिर मोहलत मांग रही है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस केस में भी रिलीफ मिलेगा शरीफ फैमिली को? मेरा ख्याल है कि केसेस के अंदर तो काफ़ी डिफेक्ट्स हैं जो अब तक चीज़ें आई हैं, तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली तो उन्हें रिलीफ मिलेगा। ये देखें कि कब अदलिया का मूड बनता है कि वो उसके लिए मौका देगी कि सुनने का और उसको आगे चलने का। देखिए, इमरान खान साहब को अभी तक तो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, वो दहशत गर्दी का मुकदमा हो जिसमें 780 की दफ़ा का अखराज हो या फिर तौहीन अदालत का केस हो। आपको लग रहा है कि इसी तरह का रिलीफ आने वाले दिनों में शरीफ फैमिली के लिए भी होगा? तवक्को तो कर रही है शरीफ फैमिली, यही तवक्को कर रही है कि उन्हें ये इस तरह का रिलीफ मिलेगा, फिर ही वो वापस आएंगे वतन। सर लास्टली, आपके इस हवाले से मियाँ साहब से क्या बात हुई है? उन्होंने आपको क्या बताया दिल की बात कि वो कब तक वतन वापस आने की जो है वो ख्वाहिश रखता है?
वो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन से पहले आएंगे, और दूसरा वो चाहते हैं कि उनके केसेस ख़त्म हो जाएं, और वो नहीं चाहते कि आगे फिर जेल और दारो रसन का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो। उन्होंने काफ़ी जेलें काटी हैं और काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अब वो चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो और वो इंसाफ के बाद वतन वापस लौटे। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सुहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे, जहाँ वो ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारे केसेस के अंदर कानूनी लैकुनाज तो मौजूद हैं। आज एवनफील्ड केस पर मरीम नवाज साहिबा की अपीलों पर समाअत हुई, उसमें नैब की कारकर्दगी पर बहुत सारे और नैब से कुछ सवालात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गए हैं। नैब बैकफुट पर क्यों दिखाई दे रही है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस से मुतालिक समाअत हुई, जिसमें अदालत की जानिब से अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरखास्त पर खास पर नैब को मरियम नवाज से कबल नवाज शरीफ पर जुर्म साबित करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने लंदन अपार्टमेंट्स और नवाज शरीफ के दरमियान ताल्लुक पर नैब से 4 सवालात के जवाबात भी मांग लिए हैं। अदालत ने हिदायत की है कि नैब ये बताए कि अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए अदायगी नवाज शरीफ ने की, नवाज शरीफ का कंपनीज के साथ ताल्लुक साबित करें, कंपनीज का फ्लैट्स के साथ ताल्लुक साबित करें, फ्लैट्स 1993 में खरीदना साबित करें, फिर इसके बाद मरियम नवाज का फ्लैट से ताल्लुक साबित करें। अगर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने की और अदालत के सामने मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज, नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान चीमा और सरदार मुजफ्फर अब्बासी पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान चीमा ने दलाइल का आगाज किया और कहा कि 23 जून 2021 को अदालत ने नवाज शरीफ की अपील खारिज की। मरियम नवाज के खिलाफ नवाज शरीफ की एयानत का चार्ज आयद किया गया था। नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का अदालती फैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि अदालत ने लिखा कि नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल का हक दिया गया था। अदालत ने यह भी लिखा कि मुसलसल अदम हाजिरी पर अदालत के पास अपील खारिज करने के सिवा कोई चारा नहीं। अदालती हुक्म के मुताबिक वो सरेंडर करे या पकड़े जाए तो दोबारा अपील दायर कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर खारिज नहीं हुई बल्कि इश्तिहारी होने की वजह से खारिज हुई। ऐसा नहीं है कि जो अपील इस तरह खारिज हुई उसका चार्ज भी दुरुस्त साबित हो गया। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मरकजी मुल्जिम अब ना अदालत के सामने है और ना उसकी अपील मौजूद है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का किरदार मरकजी मुल्जिम की मुआवनत का था। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ का केस हमारे सामने नहीं, तो इसका यह मतलब नहीं कि उन पर फर्द जुर्म ठीक साबित हो गई। मरियम नवाज के वकील ने मेरिट्स पर दलाइल दिए, आप मेरिट्स पर जवाब दें। अगर कोई ऑब्जर्वेशन आई हुई है तो इसके बावजूद आपको अपना केस साबित करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ट्रायल के बाद तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दी गई डायरेक्शंस मुतल्लिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पर रीट्रायल की अब ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। जस्टिस आबिर फारूक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी उसका आपको अभी फायदा नहीं मिलना। नैब को तमाम इल्जामात आज़ादाना तौर पर साबित करने थे। सुप्रीम कोर्ट की वो ऑब्जर्वेशन ट्रायल से पहले तक थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ये केसेस बनाए गए थे, जिस पर जस्टिस आबिर फारूक ने कहा कि हमने तो ट्रायल प्रोसीडिंग को देखना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद रेफरेंस दायर और ट्रायल हुआ, रेफरेंस अपने वक्त पर चल रहा है और इस अपील की स्ट्रेंथ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये तो इस केस का बैकग्राउंड है, अब आप आगे चलें। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद क्या नैब ने खुद को कोई तहकीकात की इस केस की? क्या आपने GIT से हटकर आज़ादाना इन्वेस्टिगेशंस की, जिस पर नैब ने कहा कि जी हमने अलग से इसकी इन्वेस्टिगेशंस की थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप जो कुछ कह रहे हैं इसके असरात हो सकते हैं। मरियम पर चार्ज है कि उसने मिसलीड किया, ये किसको मिसलीड किया ये आपको बताना है। नैब ने कहा कि मरियम पर जाली ट्रस्ट डीड बनाने और कैलेबरी फोल्ड का चार्ज है। नैब ने भी आज़ादाना तफ्तीश की, मुल्जिमान को कॉल अप नोटिस भिजवाए गए। मरियम नवाज को अदालत ने मिसलीड करने पर सजा नहीं दी। जस्टिस कियानी ने कहा कि आज भी मुल्जिमान उसी जगह खड़े हैं कि हम इसको डॉक्यूमेंट को तस्लीम करते हैं। आज नवाज शरीफ हमारे सामने नहीं, ये बताएं मरियम नवाज के खिलाफ नैब का केस है क्या? एक जुमले में मरियम नवाज के खिलाफ केस बताना हो तो क्या होगा? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मरियम नवाज ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की खरीदारी में नवाज शरीफ की एयानत की, जिस पर अदालत ने कहा कि 1993 से 1996 में जब नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टी एक्वायर की तो आपको बताना है मरियम नवाज ने क्या मदद की। नैब ने कहा कि यह केस नहीं है कि बाप ने बेटी को गिफ्ट किया है, बल्कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को आमदन से जायद असासे बनाने में मुआवनत की है। इस पर जस्टिस आबिर फारूक ने पूछा कि बताए मरियम ने किस अंदाज में नवाज शरीफ की मुआवनत की। नैब ने कहा कि मरियम नवाज ने वालिद की जायदाद बनाने और छुपाने में मुआवनत की। जस्टिस आबिर ने पूछा कि आपको फिर बताना है 1993 में मरियम नवाज ने जायदाद लेने में मदद की, या तो आप बताएं मरियम नवाज का किरदार 1993 में जायदाद लेने में था, या फिर बताएं कि ट्रस्ट डीड बनाकर इस जायदाद को बनाने में 2006 में मदद की। आप खुद को बंद गली में लेकर जा रहे हैं। जस्टिस आबिर फारूक ने नैब से कहा कि आप कहते हैं कि 2006 में ट्रस्ट डीड से मरियम नवाज का किरदार शुरू होता है,
अगर असासे बनाने में मुआवनत की तो फिर ट्रस्ट डीड और कैलेबरी फोर्ट को छोड़कर 1993 से चले। इस पर नैब ने कहा कि हम इस मामले को 2006 में ट्रस्ट डीड के साथ लेकर चलेंगे, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फिर तो 1993 में मरियम नवाज का कोई किरदार नहीं हुआ। नैब ने कहा कि 1993 से 1996 के दौरान जब ये प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही थी तो उसमें मरियम का कोई किरदार नहीं था। जस्टिस आमिर ने कहा कि नैब का मौक़िफ़ है मरियम नवाज को 1993 में प्रॉपर्टीज खरीदने और छुपाने में कोई किरदार नहीं, जिस पर नैब ने कहा कि जी बिल्कुल इसी तरह ही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि हम अपनी समझ के लिए पूछ रहे हैं कि ट्रैक क्लियर कर रहे हैं जिस पर आपको जाना है। नैब ने कहा कि मरियम नवाज ने 2006 में मदद और मुआवनत की। जस्टिस आमिर ने कहा कि आप कहते हैं कि नवाज शरीफ ने 1993 में असासे खरीदे और छुपाए, तो आपको फिर शवाहिद से साबित करना है कि उन्होंने अपने वालिद की मदद और मुआवनत कैसे की। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि नेल्सन और नेस्कोल ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के पास रजिस्टर्ड है। नेल्सन और नेस्कोल ने 1993, 1995 और 1996 में अपार्टमेंट्स खरीदे। इस सारे मामले पर अदालत ने कहा कि क्या इन प्रॉपर्टीज का ताल्लुक मरियम नवाज से है, कि क्या इन प्रॉपर्टीज को मरियम नवाज ने उस पर खरीदने में मुआवनत की नवाज शरीफ से 1993 से 1996 में था, या अभी भी कोई ताल्लुक है। नाब प्रोसिक्यूटर उस्मान चीमा ने कहा कि जी बिल्कुल था और अभी भी है। आप जो कह रहे हैं ये केस नवाज शरीफ का है और वो अभी अदालत के सामने नहीं है। अदालत ने कहा कि क्या कत्ल के मुकदमे में कत्ल को छोड़कर मुकदमे को साबित किया जा सकता है, पहले ये तो पता चले कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इन प्रॉपर्टीज से ताल्लुक क्या है। अगर ताल्लुक ही ना हुआ तो फिर तो क्या रह गया इस केस में। पहले आपको ये साबित करना है कि ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ ने खरीदी हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज खरीदी गई तो फिर इसमें मुआवनत का इल्जाम आएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम मफरूजे पर नहीं जा सकते, हमें हक़ाइक़ को देखना होगा। अगर आपने ट्रायल कोर्ट में ये साबित किया है तो वो बताएं। इस पर नैब ने कहा कि अपने केसेस मौजूद हैं कि मरकजी मुलजिम बरी हो गया मगर इसकी मुआवनत करने वालों को सजा हुई। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप डॉक्यूमेंट से नवाज शरीफ के प्रॉपर्टीज से ताल्लुक को साबित करें, जिस पर नैब ने कहा कि नवाज शरीफ की हद तक ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार है। जस्टिस आमिर ने कहा कि क्या यह मुमकिन है कि मरियम नवाज कैप्टन सफदर को सजा हो जाए और नवाज शरीफ बरी हो जाए। नैब को पहले यह साबित करना है कि जुर्म हुआ, इसके बाद ही एयानत जुर्म का इल्जाम आएगा। अब हमें यह देखना है कि नवाज शरीफ का 1993 में इन प्रॉपर्टीज से ताल्लुक था या नहीं। क्रिमिनल लॉ में हमने शवाहिद देखने हैं, फर्जी बात तो नहीं होगी। अगर किसी शख्स पर कत्ल में मुआवनत का इल्जाम हो, कत्ल साबित किए बगैर एयानत कैसे हो सकती है। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं नवाज शरीफ के केस से शुरू करूंगा, फिर मरियम नवाज पर आऊंगा। नवाज शरीफ की अपील इस केस में खारिज हो चुकी है, जिस पर जस्टिस आमिर ने कहा कि नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर नहीं बल्कि अदम पेशी पर खारिज हुई है। यानी इस केस में दूसरी मरतबा यह बताया गया कि नवाज शरीफ के केस में मेरिट के ऊपर दलाइल नहीं हुए जिस पर उनकी अपील खारिज हो, बल्कि वो पेश नहीं हुए जिस पर यह अपील खारिज की गई है। और आज जो प्रोसीडिंग्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई हैं उससे ये लगता है कि नैब बुरी तरह से नॉकआउट हुई है और नैब बहुत सारे सवालात का जवाब देने में अभी तक नाकाम है और जिस यकीनन मुल्जिम को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे MQM वफाकी हुकूमत से क्यों शिकवा कुना है, और आज राना सनाउल्लाह MQM के आर्जी मरकज बहादुराबाद पहुंचे, इस मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत से शिकवा कुना है। जहां बहुत सारे शिकवे हैं वहीं एक बहुत बड़ा शिकवा उनके लापता कारकुनान हैं। इन्हीं शिकवों को एड्रेस करने के लिए आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान MQM के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पहुँचे और MQM क़यादत से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या हुआ है और क्या MQM की क़यादत को मुतमईन कर पाए हैं या नहीं। इस वक्त MQM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रेहान हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बहादुराबाद पहुँचे, आपने किन कंसर्न्स का इजहार किया उनसे? देखें, आज वज़ीर आज़म से जो MQM ने ग्रीवियंस का इजहार किया था अपने साल से लापता कारकुनान को बाजियाब कराने के हवाले से, और वज़ीर आज़म के हिदायत के ऊपर राना साहब का आज MQM के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद आना और उनकी बातचीत करना और लवाहिकीन से भी मिलना जो मुतासरीन हैं जिनके बच्चे आज तक लापता हैं। और शदीद तरीन तशवीश उस वक्त हुई कि जब वो लापता लोग 6.5 साल 7 साल के बाद उनकी लाशें फार फ्लंग एरियाज से बरामद होती हैं। बज़ाहिर तो वफाकी हुकूमत की संजीदगी नज़र आती है, लेकिन अमली तौर पर उस वक्त होगा जब कोई भी शख्स MQM क्लेम ये करती है, हम ये कहते हैं कि ये तमाम लोग इनके पास ये सारे बेगुनाह हैं, अगर इनके ऊपर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इनमें से कोई भी इन्वॉल्व है तो इसका ट्रायल होना चाहिए, साफ़ और शफाफ, गैर जानिबदार और ट्रांसपेरेंट। लेकिन बड़ा सादा सा सवाल है MQM पाकिस्तान से कि अभी तक आप तहरीक इंसाफ हुकूमत का भी हिस्सा रहे, अब इस मुत्तहिदा हुकूमत का भी हिस्सा है, लेकिन क्या वजह है कि आप अपने मराकज़ अपने दफातर पूरी तरह से नहीं खुलवा सके? आपके बहुत सारे मुतालबात जू के तू हैं, वो लॉन्ग ड्यू हैं, तो आपके लोगों का प्रेशर, आपकी पर सियासी दबाव तो आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगा?
बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। 4-4.25 साल पीटीआई के दोस्तों के साथ एमक्यूएम का इल्हाक कुछ वजूहात थी कि जिसकी वजह से हुआ था। उसमें सर फहरिस्त लापता कारकुनान की बाजियाबी हो, लीगल दफातर खोलने के हवाले से मामलात हों, कराची पैकेज हो, यूनिवर्सिटी का क़याम और दीगर इस तरह की चीज़ें थीं। अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी चीज़ हल नहीं हुई और अभी जो 4 माह से अभी इनके साथ हम हैं मौजूद पीडीएम के साथ और मुस्लिम लीग नून ने और इन्होंने दिलासा तो दिया है। आपके मुतालबात जायज़ हैं, लेकिन सवाल तो ये है ना कि ये मुतालबात उस वक्त ज़्यादा शद्दोमद के साथ रखे जाते हैं, ये जोर पकड़ जाते हैं कि जिस वक्त कोई सियासी तौर पर एक्टिविटी या हलचल होती है। अभी बल्दियाती इंतखाबात भी हैं, फिर नेक्स्ट इलेक्शंस भी हैं, एक ख़ास वक्त में अब एमक्यूएम इस हुकूमत पर भी दबाव बढ़ा रही है। क्या पॉलिटिकल गेम्स हैं इसके पीछे आपके? देखिए, एमक्यूएम का प्राइम मोटिव तो ये है कि किसी तरीके से अर्बन एरियाज़, अर्बन सिंध के साथ जो नारवा सलूक है, हकूक़ की मुनसिफाना तकसीम, कोटा सिस्टम एबॉलिश और जो नाइंसाफ़ियाँ हैं वो ख़त्म हों। और शायद कि एमक्यूएम जैसी आवाज़ उठाने वाली कोई भी पार्टी हो जिस मद-ओ-शत के साथ और जिस आबो-ताब के साथ एमक्यूएम आवाज़ उठाती है, शायद पाकिस्तान की कोई भी पार्टी इस तरह आवाज़ उठाए तो उसके साथ भी शायद ऐसा ही हो। ये तो सोचने की बात है कि साहिब इक़्तिदार अगर साहिब इक़्तिदार नहीं है तो साहिब इक़्तिदार को सोचने की बात है कि हुब्बुल वतनी के साथ पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए काम करने वाली तमाम पॉलिटिकल जमातों को इक्वल ग्राउंड मिलने चाहिए। और एमक्यूएम अगर कोई ग्रीवियंस था भी तो आज की एमक्यूएम यकसर मुख्तलिफ है माजी की। अगर किसी को ग्रीवियंस था तो लेकिन मुझे लास्टली सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपको किस हद तक उम्मीद है, क्योंकि एक एग्रीमेंट के तहत आप इस हुकूमत के साथ भी हैं, अब उस एग्रीमेंट की पासदारी और फिर आज जो यकीन दहानियां कराई गई हैं, किस हद तक उम्मीद है कि इस पर अमल दरामद भी होगा? देखिए, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, अगर ऑनेस्टली मैं आपसे बात कहूँ तो हिस्टोरिकल फैक्ट तो इस बात का डिनाइल करता है कि दिहाइयों से जिसने भी साहिब इक़्तिदार ने वादे वईद किए वो फुलफ़िल नहीं हुए। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने भी तसल्ली दी है, बात की है और इनकी इस बात के ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर एक वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म के हिदायत पर आए हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम लीगल एक्शन लें, लिटिगेशन में जाएं, लेजिस्लेशन की तरफ जाएं, फॉरम ऑफ द हाउस जाएं, सड़क पर आएं। तो जमहूरी माशरे में हम सियासी तौर पर ही किसी से नेगोशिएट और डायलॉग कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं, हद्दुल इम्कान अपने तौर पर मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं अपनी एफर्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे। एमक्यूएम तकरीबन तमाम हुकूमतों का हिस्सा रही है, लेकिन ये मुतालबात लॉन्ग ड्यू हैं। यकीनन कारकुनान की तरफ से प्रेशर भी जायज़ है। आने वाले दिनों में एमक्यूएम इस प्रेशर को कैसे टैकल करती है, ये सोचने की बात है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल।